चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन क्या होता है। इसके पिछले क्लास में आप लोग गोली दर्पण के लिए UVF में संबंध पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए UVF में संबंध हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे रेखीय आवर्धन क्या होता है और इसके सूत्र का निगमन। तो आज का हेडिंग है रेखीय आवर्धन। हेडिंग लगाएं, रेखीय आवर्धन। क्या होता है रेखीय आवर्धन। देखें, कोई भी दर्पण हो, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, कोई भी दर्पण हो, अगर उसके सामने कोई वस्तु आप रखेंगे तो वह दर्पण उस वस्तु का क्या करेगा, प्रतिबिंब बनाएगा। अब वो प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है वो वस्तु के स्थिति पर निर्भर करती है कि वस्तु दर्पण के सामने कहाँ पर रखा गया है। अगर वस्तु दर्पण के सामने बहुत दूरी पे रखा गया होगा तो उसका प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो छोटी होगी। लेकिन जैसे जैसे आपने देखा होगा कि वस्तु दर्पण के समीप आता जाता है तो प्रतिबिंब की साइज बड़ी होती चली जाती है। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब की साइज है और वस्तु की जो साइज है, दोनों का जो रेशियो होता है, अनुपात जो होता है, उसी को हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। ठीक है, गोली दर्पण के सामने रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, ध्यान से सुनिएगा, प्रतिबिंब की लंबाई पहले बोलेंगे और वस्तु की लंबाई बाद में बोलेंगे। कहीं उल्टा मत बोल दीजिएगा कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई की तुलना वस्तु की लंबाई के से होती है, इसलिए पहले प्रतिबिंब की लंबाई होगी, बाद में वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो नोट करें, किसी दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, किसी दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई का अनुपात उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, और इस रेखीय आवर्धन को AM से प्रदर्शित करते हैं। इसे AM से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी दर्पण हो, उत्तल अवतल में से कोई भी दर्पण हो, उसके द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की जो लंबाई है और उस वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, उसी का नाम रेखीय आवर्धन कहलाता है। और रेखीय आवर्धन AM से प्रदर्शित की जाती है। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो हम यही लिखेंगे,
रेखीय रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, यही रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है। ठीक है, अब यह सूत्र अगर हम अवतल दर्पण के लिए निकालें तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां पर एक छोटा सा हेडिंग लगाएंगे, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अब देखिए अगर अवतल दर्पण के लिए हम रेखीय आवर्धन की बात करेंगे तो अवतल दर्पण में दो तरह का प्रतिबिंब बनता है, एक बनता है वास्तविक और एक बनता है आभासी। ठीक है, तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब कैसे रेखीय आवर्धन को ज्ञात करेंगे, और जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब कैसे रेखीय आवर्धन को ज्ञात करेंगे। तो अवतल दर्पण के लिए हम बात करेंगे, लेकिन इसमें पहला पॉइंट होगा जब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन के सूत्र की स्थापना कीजिए या रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन कीजिए या रेखीय आवर्धन के सूत्र को ज्ञात कीजिए, केवल इतना है कि अवतल दर्पण के लिए, तो इनमें से कोई एक करेंगे, चाहे वो आभासी वाला कर दीजिए चाहे वास्तविक वाला कर दीजिए। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि अवतल दर्पण के रेखीय आवर्धन का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है या जब अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अगर ऐसे आ गया तो उस कंडीशन में जो आप पढ़ेंगे पहला और दूसरा नंबर करके उसको आप करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसमें आभासी वास्तविक प्रतिबिंब का जिक्र नहीं होता है तो उसमें आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा कब, ध्यान रखिएगा, ये अवतल दर्पण है, और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, और ये हो गया मुख्य फोकस। तो जब तक वस्तु मुख्य फोकस के बाएं तरफ होगी तब तक प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, पता है ना। लेकिन जैसे वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाएगी तब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक, तो हमने जो हेडिंग डाला है वो यही डाला है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब कि हमें वस्तु को मुख्य फोकस के इधर कहीं रखना है। ठीक, मान लीजिए हमने वस्तु को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पर हमने वस्तु को ऐसे रख दिया और ये हो गया ओ डैश। ठीक, अब यहाँ से अगर आप देखें तो एक प्रकाश की किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और अवतल दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद परावर्तित होगी, और जब परावर्तित होगी तो वो परावर्तित किरण कैसे जाएगी, मुख्य फोकस से होकर, यानी जो एफ है इससे होकर के प्रकाश की परावर्तित किरण चली जाएगी ऐसे। ठीक, ध्यान रखना, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण है, अवतल दर्पण से टकराई और परावर्तित होकर
मुख्य फोकस से होकर चली गई, ये परावर्तित किरण है। इसमें एक दूसरी किरण भी है। अगर हम यूं कहें कि एक किरण यहां से वक्रता केंद्र से होकर जाए ऐसे, ठीक, तो आप जानते हैं कि ये ठीक इसी के विपरीत हो जाती है। ये अगर ऐसे जा रही है तो ये ठीक इसी के विपरीत हो जाएगी, ठीक है। ये फिगर भी आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, ठीक। अच्छा, परावर्तन के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो एक प्रकाश की किरण हम यहां से इसके ध्रुव पे डाल रहे हैं। जब ध्रुव पे डालेंगे तो ये कोण हो जाएगा आपतन कोण, तो इतने ही कोण पर ये किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। उतने ही कोण पे परावर्तित होगी, ध्यान रखना, ऐसे, ठीक है जी। ये परावर्तित हो गई। ये जहां पर काट रही है यहां से इस पर एक ऐसे लंब डाल दीजिए और ये लंब हो गया आई आई डैश, यानी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अब इसी फिगर से हम रेखीय आवर्धन का जो सूत्र है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, उसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना कि वस्तु की जो दूरी होती है वो दर्पण के ध्रुव से ज्ञात की जाती है और उस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से, स्मॉल यू से। तो ये वस्तु की दूरी है तो हमने इसको यू लिखा, लेकिन ये दूरी दर्पण के बाएं तरफ मापी जा रही है तो चिन्ह बदलेगा, चिन्ह क्या होगा, माइनस। ये भी ध्यान रहे कि दर्पण के बाईं तरफ जो भी दूरी आप नापेंगे वो सब ऋणात्मक होगी, ठीक है। ये प्रतिबिंब बना है तो ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, v से, और ये भी बाएं तरफ है तो ये भी माइनस में होगा। क्लियर है। अब आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। यहां लिखेंगे चित्र से, यहीं पर हम लिख देंगे चित्र से। अब चित्र में ध्यान दीजिएगा, हम दो त्रिभुज की बात करेंगे और उन दो त्रिभुजों को ध्यान से आप समझिएगा। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई की बात हो रही है, तो पहले हम उस त्रिभुज को लेंगे जो प्रतिबिंब में आ रहा है, जो प्रतिबिंब की लंबाई में आ रहा है जो त्रिभुज, उस त्रिभुज को हम लेंगे। यानी हम यूं कहें कि जो प्रतिबिंब या प्रतिबिंब जो त्रिभुज बना रहा है उस त्रिभुज को हम पहले यूज करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये ऐसे दिखा पूरा, ये हरी वाली लाइन देखिए और ये ब्लैक वाली, एक त्रिभुज बना। इस त्रिभुज को हम प्रतिबिंब क्या कर रहा, बना रहा। तो ये त्रिभुज ले लें पहले, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई पहले लिखनी है, उसके बाद वस्तु की लंबाई। तो फिर वस्तु वाला त्रिभुज देखिए, दिखा, हाँ। तो इसको यहां लिखेंगे त्रिभुज, नाम बताएं, आई 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 डैश पी, त्रिभुज आई आई डैश पी। समरूप का चिन्ह लगाएंगे। समरूप का मतलब हमने बता दिया है, एक जैसा, बराबर नहीं, एक जैसा, ठीक है। यहां पर देखा ओ डैश पी, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ डैश पी। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके भुजा का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। यानी प्रतिबिंब वाला त्रिभुज हमने पहले लिखा तो प्रतिबिंब वाले त्रिभुज की ये लंब वाली भुजा ले लें, और वस्तु वाला त्रिभुज हमने बाद में लिखा है तो वस्तु वाले त्रिभुज की ये लंब वाली भुजा ले लें। यानी आप लिखोगे आई आई डैश बटे में ओ, समझ में आ रही है बात, और ये बराबर होगा किसके, देखिए अब ये प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, आई पी,
और वस्तु की दूरी है इनके रेशियो के, यानी आई पी बटा ओ पी। ठीक है, अब ध्यान देना जो इसमें हमने लिखा है ना वो सब दिया हुआ। ठीक है, ये हो गया आई आई डैश बटा ओ ओ डैश बराबर आई पी, आई से पी तक की लंबाई माइनस भी है तो यहां लिखेंगे माइनस भी बटा ओ पी। क्या है जी, माइनस यू है तो हमने इसको माइनस यू लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपको मिलेगा आई आई डैश बटे में ओ ओ डैश, और इधर आपको मिलेगा भी बटा यू। ऐसे मिला। अगर हम ये कहें कि जो वस्तु है उस वस्तु की लंबाई कितनी है y1, वस्तु की लंबाई कितनी है जी y1, और प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो y2, ऐसा अगर हम मान लें तो ये भी ध्यान रखना कि मुख्य अक्ष से जो ऊपर दूरी मापी जाती है वो धनात्मक होती है, और जो मुख्य अक्ष से चिन्ह प्रॉपर्टी में सब लिखाया गया है। ठीक है, जो दूरी मुख्य अक्ष से ऊपर मापी जाती है नहीं लिखा गया, चलिए आपको बता दे रहे हैं, तब छूट गया होगा तो देख लीजिए। कोई भी दर्पण है, चाहे वो अवतल दर्पण हो, ध्यान से सुनना हमारी बात को, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ होनी चाहिए। चिन्ह परिपाटी का पहला नियम यही है कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं तरफ, ये बाएं तरफ है और ये दाएं तरफ है और ये इसका ध्रुव है, तो वस्तु हमेशा दर्पण के किधर होगी, बाएं तरफ। दाएं तरफ कभी भी वस्तु को रख करके फिगर ना बनाइएगा, ठीक है, नहीं तो गलत होगा आपका। बाएं तरफ वस्तु होगी, पहला चीज। दूसरी चीज ये है कि जो भी दूरी आप नापेंगे वो ध्रुव से नापेंगे, चाहे इधर नापिए चाहे इधर नापिए। दर्पण के ध्रुव से ही बाएं तरफ और दाएं तरफ दूरी नापी जाती है। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि जो दूरी दर्पण के बाएं तरफ नापेंगे वो सब निगेटिव साइन होगा उसका, और जो दूरी दर्पण के दाहिने तरफ मापेंगे वो सब धनात्मक होगा। ठीक है। चौथी बात इसकी ये है कि अगर मान लीजिए हमने वस्तु रखा है ऐसे, तो वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापेंगे, और यदि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ मापेंगे। तो जो दूरी मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ आप मापेंगे ना वो धनात्मक होगा, और जो दूरी मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ मापेंगे वो ऋणात्मक होगा। ठीक है। पांचवी बात यह है कि वस्तु की दूरी हमेशा u से प्रदर्शित की जाती है और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा v से। ठीक है। तो इन 5 बातों को चिन्ह परिपाटी में बताया गया है, इन 5 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ, जो दूरी आप नापेंगे वो सब दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। बाईं तरफ नापी गई दूरी ऋणात्मक, दाईं तरफ नापी गई दूरी, जो दूरी मुख्य से ऊपर मापी जाएगी वो, जो दूरी मुख्य से नीचे मापी जाएगी वो। वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की दूरी को, समझ में आ गई बात? यही चिन्ह परिपाटी। हाँ, सब कुछ, चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो अवतल हो, सबके लिए यही लागू होगा। ठीक है जी। अब यहाँ देखो, ये वस्तु की लंबाई है तो ये मुख्य अक्ष से क्या है, ऊपर की ओर, तो हमने इसको पॉजिटिव लिखा। लेकिन जो प्रतिबिंब बना है वो मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ नापेंगे उसकी लंबाई, तो वो हो जाएगा नेगेटिव। समझ में आ गई बात? अब वो मान यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। जब मान रखेंगे आप तो ध्यान देना, आई आई डैश प्रतिबिंब की लंबाई, और वो लंबाई हमने माना है
बटा फिर है ओ डैश वस्तु की लंबाई, और वो हमने मान लिया, ठीक है। और इधर है v बटा u, क्लियर। अब इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो, तो इधर आ जाएगा y2 बटा, और इधर आएगा माइनस v बटा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो y2 प्रतिबिंब की लंबाई और y1, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या कहलाता है, तो ये रेखीय आवर्धन हुआ। और रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम चाहे तो यहाँ पर m लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर y2 बटे, और ये किसके बराबर है जी, समझ में आ गई बात। तो m बराबर y2 बटे y1 लिखिए, या m बराबर माइनस v बटे u लिखिए, या y2 बटे y1 बराबर माइनस v बटे, ये तीनों एक ही चीज है।